सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने जो हमारी कविता थी ग्रामश्री उसको किया था। आज की वीडियो में हम जो अगली कविता है हमारी चंद्रगहना से लौटती बेर, तो इसमें भी कवि ने जो गांव की सुंदरता है, प्राकृतिक सुंदरता है, गांव की जो हरियाली है उसका वर्णन इसमें किया गया है। कवि जो गांव से भ्रमण करके लौट रहा है तो उसको जो खेत हैं, हरियाली है, उसका जो दृश्य है, जो नज़ारा है, उसका वर्णन यहाँ पर कवि कर रहा है। तो प्रारंभ करते हैं। देख आया चंद्र गहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का, सज कर खड़ा है पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हटीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको। तो देखिए कवि कहता है कि जो किसान की फसल है, अर्थात किसान की जो फसल है वह खेतों में खड़ी है, उसकी सुंदरता जो है वो असाधारण है, अर्थात कोई साधारण सुंदरता नहीं है, अर्थात उसकी असाधारण है। अर्थात किसान की फसल की जो सुंदरता है उसको असाधारण सृजनात्मकता या सृजनात्मक कल्पना की है कवि ने कि देख आया चंद्र गहना, देखता हूँ दृश्य में। अर्थात कवि कहता है कि वह चंद्र गहना को देख आया है, चंद्र गहना नामक स्थान को देख आया है। अब क्या देखता है कि देख आया चंद्र गहना, देखता हूँ दृश्य में, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, कि वह खेत की मेड़, मेड़ होता है किनारा, कि वह खेत के एक किनारे पर अकेला बैठा हुआ है, एक बीते के बराबर, एक बीते के बराबर। एक बीते का अर्थ होता है एक बालिशत, अर्थात एक बाल के बराबर, जो फसल का एक पौधा होता है उसको बोलते हैं। यह हरा ठिगना चना, यह हरे रंग का पौधा, किसका? चने का, अर्थात यह हरे रंग का चने का पौधा, बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का। मुरेठा अर्थात साफा या पगड़ी, शीश पर, सिर पर। यह हरा जो चने का पौधा है वह अपने सर पर ऐसे खड़ा है कि जैसे उसने अपने सर के ऊपर साफा या पगड़ी बांध रखा हो, छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है, अर्थात कि ऐसा लगता है कि वह छोटा सा चने का जो पौधा है अपने सिर पर गुलाबी रंग का जो पगड़ी है, साफा है, वह बांधे हुए है। पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हटीली, और उसी के पास, अर्थात वहाँ चने के खेत में उसी के पास अलसी के पौधे भी उगे हुए हैं। उन्हें देखकर कवि ने कहा है कि चने के बीच में जो हटीली अलसी भी खड़ी हुई थी, जिद्दी अलसी भी खड़ी हुई थी, देह की पतली कमर की है लचीली, नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर, अर्थात उसका शरीर कैसा है? पतला, और कमर जो है वो लचकदार है, उस पर अनेक रंग के जो पुष्प हैं, फूल हैं, वो खिले हुए हैं। वह नीले फूलों को अपने सिर के ऊपर चढ़ाकर कहती है कि कह रही है जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको, अर्थात जो मुझे स्पर्श करेगा, जो मुझे छुएगा, उसे मैं अपने हृदय का दान दे दूंगी। और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सियानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फागुन आ गया है आज, जैसे देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है, इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। तो कवि कहता है कि और सरसों की न पूछो। अब अलसी के बाद जो वर्णन करता है वो सरसों के पौधे का वर्णन करता है कि और सरसों की न पूछो, कि सरसों का जो पौधा है उसकी बात मत पूछो। सरसों क्या हो गई है? सियानी हो गई। सियानी का अर्थात विवाह के योग्य हो गई है, हाथ पीले कर लिए हैं, क्योंकि सरसों के ऊपर जो पुष्प आते हैं वो पीले रंग के होते हैं। तो कवि यहाँ पर वर्णन कर रहा है कि सरसों के हाथ पीले हो चुके हैं, ब्याह मंडप में पधारी, अर्थात ऐसा लग रहा है कि वह सरसों विवाह के लिए मंडप में
पधार चुकी है। फाग गाता मास फागुन, अर्थात फागुन जो मास है वो फाग के गीत गाता हुआ आ गया है। देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अचल हिर रहा है। अर्थात अनुराग अंचल का अर्थ होता है प्रेम में वस्त्र। कवि कहता है कि मैं ऐसे देख रहा हूँ, उस दृश्य को देख रहा हूँ, ऐसे नज़ारे को देख रहा हूँ कि जैसे जो प्रकृति के इस रूप में क्या हो रहा है, स्वयंवर हो रहा है अपनी मर्जी से। स्वयंवर का अर्थ होता है अपनी मर्जी से चुना हुआ वर। इस विजन में, विजन होता है एकांत, इस एकांत वातावरण में दूर व्यापारिक नगर से, अर्थात शहर की चकाचौंध शोर शराबे से बिल्कुल दूर, प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ क्या हंसी है, अत्यधिक मनोहर है, सुंदर है। और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही है इसमें लहरियां। नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरियां। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा आँख को है चकमकाता। कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। चुप खड़ा बगुला डुबोए टांग जल में। देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है, चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है बरे जल के हृदय पर। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। अर्थात कवि ने कहा है कि गांव का जो छोटा पोखर का अर्थ होता है तालाब, गांव का जो छोटा सा तालाब है उसका वर्णन करते हुए कहा है कि गांव के अत्यंत समीप ही एक क्या है, छोटा सा तालाब है, पानी का तालाब है। उसमें छोटी छोटी क्या उठ रही है, लहरें उठ रही हैं। पानी की जो सतह पर भूरे रंग की घास उगी हुई है वह भी पानी की लहरों के साथ क्या हो रही है, हिल रही है। पानी में सूर्य का पड़ता हुआ जो प्रतिबिंब है वो बड़े से चांदी के गोल खंबे के समान प्रतीत हो रहा है, लग रहा है। उसे देखकर आंखें कैसी है, चुंधिया रही हैं। उस तालाब के किनारे पर कई पत्थर चुपचाप पड़े पानी पी रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो चुपचाप या शांत हुए पानी पी रहे हैं। न जाने उन पत्थरों की प्यास कब बुझेगी। उस तालाब में एक बगुला पानी में अपनी टांग डुबोए चुपचाप खड़ा है। देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है। अर्थात कि किंतु चंचल मछली को पानी में देखकर वह अपने जो ध्यान निद्रा है उसको छोड़ करके चट दबाकर चोंच से नीचे गले के डालता है। अर्थात अपनी नींद को त्याग कर उस मछली को पकड़कर अपने गले के नीचे दबा जाता है, अर्थात उस मछली को खा जाता है। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है बड़े जल के हृदय पर। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। अर्थात कि वहाँ पर एक काले माथे वाली जो चतुर एवं चालाक चिड़िया है वह भी उड़ रही है। वह अपने सफ़ेद, श्वेत का अर्थ होता है वह अपने सफ़ेद रंग के जो पंख है उनकी सहायता से झपटा मारकर तुरंत जल की गहराई में डुबकी लगाकर और सफ़ेद रंग की चंचल व तेज तैरने वाली मछली को अपनी चोंच में दबाकर दूर आकाश में, गगन का अर्थ होता है आकाश में, चली जाती है। और यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है। ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी। कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली हैं। बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। कवि का कथन है या कवि कहता है कि जहाँ वह जिस स्थान पर वह खड़ा हुआ है वहाँ की भूमि कैसी है, ऊंची है, और वहीं पर रेल की पटरी बिछी हुई है। इस समय किसी भी रेलगाड़ी का आने का समय नहीं है। मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, अर्थात आज़ाद हूँ, स्वतंत्र हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना है। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, अर्थात कवि कहता है कि
चित्रकूट की जो टेढ़ी मेढ़ी चौड़ी चौड़ी कम ऊंचाई तक फैली हुई जो पहाड़ियाँ हैं वो दिखाई दे रही हैं, और इन पहाड़ियों के जो आसपास की भूमि है वो कैसी है, बंजर है। बंजर का अर्थ होता है जिस पर कोई भी फसल पैदा ना हो, और उस भूमि पर इधर उधर कुछ कांटेदार और रीवा के कुरूप, कुरूप होता है जिसका कोई रूप ना हो, वो पेड़ पौधे खड़े हैं। अंतिम पद है, सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकता है सुग्गे का स्वर टेंटे टेंटे टेंटे, सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता उठता गिरता सारस का स्वर टिरटो टिरटो, मन होता मैं उड़ जाऊं पर फैलाए सारस के संग, जहाँ जुगुल जोड़ी रहती है हरे खेत में सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे। अर्थात कवि कहता है कि चंद्रगहना से लौटते समय मार्ग में जो आने वाले प्राकृतिक दृश्य हैं उनका चित्रण किया है। तो कवि को सुग्गे का जो ध्वनि है, सुग्गे की जो आवाज़ है, उसका जो स्वर है वो मीठे मीठे रस का अनुभव होता है। अर्थात सुग्गे का जो स्वर है वो टेंटे टेंटे की आवाज़ करता हुआ सुनाई पड़ता है। वनस्थली का हृदय चीरता उठता गिरता सारस का स्वर, अर्थात साथ ही उसे सुग्गे की ध्वनि के जंगल में हृदय को चीरती हुई एक आवाज़, एकांत सुग्गे की जो ध्वनि से भंग हो रहा है उस आवाज़ को सुनाई पड़ता है। कवि सारस की टीटो टीटो की ध्वनि को सुनकर भी अत्यधिक प्रभावित होता है, आकर्षित होता है। मन होता उड़ जाऊं मैं पर फैलाए सारस के संग, अर्थात कवि का मन करता है कि मैं भी सारस पक्षी के संग अपने पंखों को फैलाए हुए उड़ जाऊं, जहां पर जुगुल जोड़ी, जुगुल का अर्थ होता है जहां पर दो जोड़ी पक्षियों की रहती हो, हरे खेत में, हरे हरे फसलों के खेत में सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुपके, अर्थात कवि कहता है कि चुपके से मैं भी कोई सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं। तो ये हमारी जो कविता थी चंद्रगहना से लौटती बेर। तो सभी विद्यार्थी इनको अच्छे से याद करें, इनकी व्याख्या और विशेष और अपनी कॉपी पर लिख कर देखें। धन्यवाद।